एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की हमारी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो ये वीडियो होने जा रही है क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट जो भी 2026 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर करने जा रहे हैं, उनके बायोलॉजी के टेक्स्ट बुक बायोलॉजी के सिलेबस से ये चैप्टर था आनुवांशिकता और जैव विकास, ह्यूमन इवोल्यूशन और हेरिडिटी। हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है पूरी तरह से। वन शॉट वीडियो भी चैनल पे अवेलेबल होगा और टॉपिक वाइज भी हमने ये चैप्टर पढ़ा दिया है आपको। तो उन वीडियोस को जाके आप साइंस के प्लेस में चेकआउट कर ले पहले, ताकि ये वीडियो जो होने जा रही है ऑब्जेक्टिव की, तो प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी इस चैप्टर के होंगे हम इस वीडियो में करेंगे डील। मोस्टली 35 क्वेश्चन हम हर वीडियो में डील करते हैं ताकि आपको याद हो जाए, समझ में आ जाए। एक ही बार आप 50-100 क्वेश्चन डील करोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहने वाला। तो मोस्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 35 क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वो हम देख लेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज जाके पहले आप चेकआउट कर ले वो सारे वीडियोस जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है इस चैप्टर के। और इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जो है ऑब्जेक्टिव की वीडियो, जिसमें आनुवंशिकता तथा जैव विकास की जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव आए होंगे वो हम करेंगे डील, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है, परजीव पौधा का एक उदाहरण है। परजीवी पौधे के उदाहरण यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो बस एक उदाहरण हमें देखना है, हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उनमें से। तो परजीवी क्या होता है? ऐसे जीव जो दूसरे जीवों पे डिपेंड करते हैं, दूसरे जीवों पे निर्भर करते हैं अपने पोषण के लिए, तो वो होते हैं परजीवी। तो ऐसा परजीवी पौधा कौन है? फर्स्ट है हमारे पास ए ऑप्शन, गोबर छत्ता, जिसे मशरूम भी हम बोलते हैं। वो क्या है? एक कवक है, फंगस है, ठीक है। बी है ब्रायोफिलम, जिसे जो पौधे उसमें पाए जाते हैं उससे क्या होता है, उसमें छोटे छोटे आपको पौधे मिलेंगे जिससे आप नए पौधे उगा सकते हैं। तो ब्रायोफिलम के बारे में हम नए जनन वाले चैप्टर में पढ़ा था। सी है अमरबेल और डी है चीड़। तो कौन सा पौधा इनमें से परजीवी है? कौन सा पौधा दूसरे जीवों पे या फिर मरे हुए सड़े गले जीवों पे, पदार्थों पे निर्भर करता है अपने भोजन के लिए? तो ऑप्शन ए करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए। गोबर छत्ता जो है फंगस या फिर कवक आप बोल सकते हैं, या फिर मशरूम को भी गोबर छत्ता बोलते हैं। तो ये सारे जो जीव होते हैं, जो फंगस होते हैं, वो कहाँ पे? परजीवी कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं अपने पोषण न्यूट्रिशन के लिए। तो गोबर छत्ता ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द्विखंडन पाया जाता है, द्विखंडन की विधि से जनन रिप्रोडक्शन होता है किस जीव में? तो ऑप्शन है हमारा ए स्पंज में, बी हाइड्रा में, सी जीवाणुओं में, डी इनमें से कोई नहीं। तो द्विखंडन की जो विधि होती है वो हाइड्रा में होती है, ठीक है। हाइड्रा जो है उसमें द्विखंडन वाले विधि से जनन रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। तो इसे आपको याद रखना है, द्विखंडन पाया जाता है किन में? हाइड्रा में। ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेटिव एग्जाम में बार बार आता है। द्विखंडन किन में पाया जाता है, किन जीवों में? तो हाइड्रा में होता है द्विखंडन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अग्न्याशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्न्याशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो वो अब हम देख लेते हैं। अग्न्याशय हमारा पेनक्रियास, तो पेनक्रियाटिक जूस भी उसे हम बोलते हैं। वो कौन सा है? तो ए एपिनेफ्रीन, बी टेस्टोस्टेरोन, सी नॉरएपिनेफ्रीन या फिर डी इंसुलिन। तो पेनक्रियास अग्न्याशय से स्रावित होने वाला हार्मोन है हमारा इंसुलिन, और ये क्या करता है? शुगर लेवल को मेंटेन रखने में हमारी मदद करता है, शुगर को पचाने में हमारी मदद करता है। कौन? इंसुलिन, जो अग्न्याशय से स्रावित हार्मोन है। तो थर्ड का हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? इनमें से कौन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है, रक्त को जमाने में मदद करता है, ताकि आप कभी किसी एक्सीडेंट में हो, आपके हाथ कट जाए, उंगली कट जाए, या फिर कहीं भी ऐसी चोट लगे और आपका ब्लड जब हो जमे, उससे चोट लगे आपको, उससे ब्लड अगर आपकी जम जाएगी तो आपका ब्लड जो होगा उतना ज्यादा बाहर आपके शरीर से नहीं निकलेगा, रक्त बहना बंद हो जाएगा। तो रक्त के जो ये थक्के जमने बहुत जरूरी हैं, और ये किनकी मदद से होता है वो हमें बताना है। ए है रक्त बिंबाणु, बी है श्वेत रक्त कोशिका, सी ऑप्शन है लाल रक्त कोशिका, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्लेटलेट जो होते हैं, रक्त बिंबाणु, वही हमारी मदद करते हैं किन में? हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने में मदद करते हैं। कौन हमारी? ये है रक्त बिंबाणु, प्लेटलेट्स भी इसे हम बोलते हैं। ये है हमारे शरीर के लिए, जब भी इसमें चोट आए या फिर रक्त का बहना रोकने के लिए हमारी मदद
मदद करता है, ठीक है, ताकि बहुत सारे एक्सीडेंट्स में अगर हम पड़ जाए, हमें चोट लगे तो हमारी जान बच सके। श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या करती है, हमें ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करती है। लाल रक्त कोशिका तो हीमोग्लोबिन, ये हमारे रक्त के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। तो ये तीन, आप इन तीनों को रक्त में जो जो चीजें मौजूद है उनके बारे में भी जाने, ताकि ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप उसे हैंडल कर सके और उसे बना सके, ठीक है। तो रक्त का थक्का जमने में कौन मदद करता है, हिंदी नेम है रक्त बिंबाणु, इंग्लिश है प्लेटलेट्स। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है। तो उत्सर्जन वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा है ये सारी चीजें, इस चैप्टर में भी हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं। तो सजीव जीवधारियों, जो भी लिविंग एनिमल्स हैं, जो भी सजीव हैं, उनमें से नाइट्रोजनी पदार्थ का ही उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन में नाइट्रोजन वाले पदार्थ निकलते हैं। तो इनमें से कौन है जिनका उत्सर्जन होता है, ए यूरिया का, बी अमोनिया का, सी यूरिक अम्ल का, डी इनमें से सभी। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, इनमें से सभी तरह के नाइट्रोजनी पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं उत्सर्जन की क्रिया के माध्यम से, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नंबर 6 क्वेश्चन है हमारा, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। किशोरावस्था में जो भी शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं वो किन हार्मोन्स की वजह से होते हैं। तो ए टेस्टोस्टेरोन, बी थायरॉक्सिन, सी एस्ट्रोजन, डी में है ए और सी। तो जो किशोरावस्था के समय मेल ह्यूमंस में या फिर फीमेल में जो चेंजेस, बॉडीली चेंजेस नजर आते हैं, शारीरिक चेंज नजर आता है, या फिर हर तरह के जो भी परिवर्तन नजर आते हैं वो किन हार्मोन्स की वजह से होते हैं, तो वो होते हैं टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन की वजह से। तो ऑप्शन डी हमारा हो गया करेक्ट, ए और सी दोनों, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। टेस्टोस्टेरोन मेल में पाया जाता है, एस्ट्रोजन फीमेल्स में पाया जाता है, ठीक है। और इन दोनों हार्मोन्स की वजह से मेल बॉडी और फीमेल बॉडी में अलग अलग तरह के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, हार्मोनल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, ठीक है। तो किशोरावस्था में हम जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों की मदद से होते हैं, दोनों की वजह से होते हैं। 7th क्वेश्चन है, शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, शरीर का बैलेंस बनाने में मदद करता है कौन। तो ए क्रेनियन, बी सेरिब्रम, सी सेरिबेलम, डी मस्तिष्क स्टेम। तो कौन सी मस्तिष्क के ये चारों पार्ट है, ठीक है, ये चारों किसका पार्ट है, ब्रेन का, ठीक है, ब्रेन का पार्ट है। और ब्रेन का कौन सा पार्ट हमारा हेल्प करता है किसमें, तो बॉडीली जो हमारा संतुलन है, बैलेंस है, उसे बनाए रखने में, ठीक है। तो जो बैलेंस है हमारा बॉडीली, हर हार्मोन सही टाइम पे सिक्रीट होते हैं, उनका क्या होता है, उनके जो वर्क है, फंक्शन है, वो सही तरह से चलते हैं। तो बैलेंस एक बना रहता है, वो किन की वजह से होता है, तो वो क्रेनियन, सेरिबेलम, सेरिब्रम, मस्तिष्क। तो ये सेरिबेलम की वजह से होता है, किन की वजह से, सेरिबेलम की वजह से, ठीक है। सेरिबेलम सेरिब्रम में कंफ्यूज ना हो, सेरिब्रम का अलग काम है, सेरिबेलम का काम है शरीर को संतुलन देना, ठीक है, शरीर का संतुलन बनाए रखना। तो ये ब्रेन के पार्ट है, जिसमें सेरिबेलम है वो शरीर का संतुलन बनाए रखने में हमारी मदद करता है। 8th क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद हैं। तो मनुष्य, बिल्ली, ह्यूमन, कैट्स और चमगादड़, बैट। अगर आपने हमारी वीडियोस देखी होगी इस चैप्टर की, आनुवांशिकता तथा जैव विकास, तो जहां हमने विविधता पढ़ा है वहां पे हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी कि विविधता क्यों होती है और कैसी विविधता मौजूद है सारे जीवों में, जो हमें बताती है कि हाँ हमारे कॉमन एंसेस्टर्स थे। या फिर प्रूफ जब हमने देखा था कि जो विकास है, एवोल्यूशन, उसका प्रूफ तब हमने पढ़ा था कि मनुष्य, बिल्ली और चमगादड़ जो है उनके जो आगे के हाथ है, ठीक है, वो उसका जो डिजाइन है, उसकी जो स्केलेटन है वो बहुत सिमिलर है। तो वो सिमिलर है इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, ए समजात अंग। काम उनके अलग अलग हैं लेकिन उनका क्या है, जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, तो उसे हम समजात अंग कहते हैं। ए समजात अंग ऑप्शन करेक्ट है। असमजात, अवशेषी, इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा। मनुष्य, बिल्ली और चमगादड़ के जो अंग है वो समजात अंग कहलाते हैं। 9th क्वेश्चन है हमारा, मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मानव युग्मक जो गैमेट्स होते हैं उनमें लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। तो मानवों में क्रोमोसोम्स में लिंग गुणसूत्र होते हैं, जो लास्ट जोड़ा होता है। तो लास्ट जोड़ा XY क्रोमोसोम, उसमें कितने हो गए लिंग गुणसूत्र, 2 गुणसूत्र मौजूद होते हैं, ठीक है। मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है। युग्मक मतलब युग्म ही लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे
2 है। तो मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों के सेक्स क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 2। ठीक है, XY 2 हो गए। फिर 10th हमारा क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? यहाँ पे क्वेश्चन में आप कंफ्यूज ना हो, जीव विज्ञान का पिता यहाँ पे पूछा जा रहा है, ना कि अनुवांशिकी के पिता, हेरिडिटी के पिता, ये वंशागति के जनक, इन्हें नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? जीव विज्ञान के पिता या फिर जीव विज्ञान के जनक। तो लमार्क को, अरस्तु को, चार्ल्स डार्विन को या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो मेंडल जो यहाँ पे हैं ये किनके हैं? ये हेरिडिटी के जनक के रूप में, फादर के रूप में जाने जाते हैं, वंशागति के। लेकिन यहाँ जीव विज्ञान पूछा जा रहा है, बायोलॉजी के जनक तो वो अरस्तु है। ठीक है, एरिस्टोटल इंग्लिश में, हिंदी में अरस्तु हम इन्हें बोलते हैं। ये है बायोलॉजी के पिता, बायोलॉजी के फादर और जीव विज्ञान के पिता। ग्रेगर जॉन मेंडल लेकिन के पिता, ये वंशागति के जनक है, वंशागति के फादर माने जाते हैं। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन हमने अभी तक किए। आपको कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है, रिलेटेड इश्यूज हैं, क्वेरीज हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप उन इश्यूज को रख सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चंस। तो 11th क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? तो गुरुत्वानुवर्तन यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, गुरुत्व जो बल है पृथ्वी में, गुरुत्वाकर्षण जो बल है, उसकी वजह से उधर जो वृद्धि हो रही है। ठीक है, किसकी? तो यहाँ पे फल, जड़, फूल है, तो इसका मतलब पेड़ों की वृद्धि की बात की जा रही है। पेड़ों में जो वृद्धि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से होता है वो गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। तो गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण कौन होगा? फल की वृद्धि, जड़ की वृद्धि या फिर फूल की वृद्धि? तो जड़ की जो वृद्धि है वो है किसका उदाहरण? गुरुत्वानुवर्तन का। गुरुत्वानुकर्षण बल के ही वजह से जड़ की जो वृद्धि होती है वो जमीन के अंदर तक होती है। ठीक है, वो अंदर तक, लंबे दूरी तक फैलते जाती है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वानुकर्षण बल की वजह से वो नीचे जा रही है, ना कि आप देखोगे जड़ ऊपर आ रहा हो। ठीक है, ऊपर भी आता है, मिट्टी से कई बार जड़ बाहर होता है, लेकिन उसकी जो आप बोल सकते हैं वृद्धि होती है वो जमीन से नीचे होती है, हमेशा नीचे की ओर होती है, ना कि ऊपर की ओर। ठीक है, तो जड़ की वृद्धि जो है वो है गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मानव का उद्भव स्थान है। उद्भव स्थान मतलब जहां पे सबसे पहले मानवों ने जन्म लिया, फिर मानवों की जो स्पीसीज है, हमारी जो स्पीसीज है वो वहां पे सबसे पहले थी। ठीक है, सबसे पहले आई। तो वो जगह कौन सा है? ए भारत, बी चीन, सी अफ्रीका या डी अमेरिका? तो सी अफ्रीका। अफ्रीका जो है उसे उद्भव स्थल बोला जाता है, किसका? मानवों का। वहां पे जो अर्ली ह्यूमंस थे, अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स थे, उनका विकास, उनका जन्म वहीं पे हुआ। कहां पे? अफ्रीका में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। 13th क्वेश्चन, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? फीमेल्स में लिंग गुणसूत्र जो होते हैं वो कौन से मिलते हैं? एक्स वाई ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में एक्स एक्स, ऑप्शन सी एक्स एक्स एक्स, डी में है एक्स एक्स वाई। तो लिंग गुणसूत्र जो ह्यूमंस में मिलते हैं वो है, फीमेल्स में मिलते हैं एक्स एक्स और मेल में मिलते हैं एक्स वाई। इसलिए मेल पे डिपेंड करता है कि आपका जो लिंग निर्धारण है वो। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन किन के गुणसूत्रों पे डिपेंड करता है? ह्यूमंस में मेल क्रोमोसोम पे। ठीक है, तो फीमेल क्रोमोसोम है एक्स एक्स, जो दोनों क्या करेगा? ये फीमेल क्रोमोसोम है। ठीक है, इनमें एक्स एक्स अगर क्रोमोसोम किसी में है तो वो फीमेल है। वाई क्रोमोसोम जो यहाँ पे है वो ही डिटरमाइन करता है कि जो गैमेट है, संतति है, संतान है, वो मेल होगी या फीमेल। तो वाई जहाँ रहेगा वो मेल हो जाएगा। ठीक है, और एक्स 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 जो तीनों, इनमें से कोई क्रोमोसोम गया तो वो फीमेल होगी। वाई जो है वही उसी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ स्त्री वाला पूछा जा रहा है, तो स्त्री में है एक्स एक्स क्रोमोसोम, मेल में है एक्स वाई क्रोमोसोम। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। 14th क्वेश्चन है हमारा, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन शब्द सबसे पहले किसने उपयोग किया? ए जॉनसन, बी लमार्क, सी मेंडल, डी ग्रिफिथ। तो ग्रिफिथ नहीं होगा, लमार्क, मेंडल नहीं होगा, जॉनसन। ठीक है, जॉनसन जो थे उन्होंने जीन शब्द का उपयोग सबसे पहले किया। बहुत सारे बायोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट का नाम इसमें आ रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अच्छे से सारी चीजें याद रखनी है। ठीक है, जीन, जॉनसन, जॉर्ज से भी आप इसे याद रख सकते हैं। जीन शब्द का सबसे पहले उपयोग प्रस्तुत किसने किया जीन शब्द को अपने थ्योरीज में? तो वो जॉनसन थे। ठीक है, 15th क्वेश्चन है हमारा, सेक्स क्रोमोसोम की खोज किसने की? सेक्स क्रोमोसोम की खोज, एक्स वाई क्रोमोसोम जो है उसकी खोज किसने की? तो मैकलग या फिर मैकलंग, सी हॉकिंग, डी ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों सेम ऑप्शन यहाँ पे है।
ठीक है, सेम ऑप्शन है, इसकी वजह से और भी दोनों वाला हम लगा देंगे, तो मैकलंग इसका आंसर है। ठीक है, मैकलंग जो है उन्होंने की थी खोज सेक्स क्रोमोसोम की, तो ये भी आपको याद रखना है। 16th क्वेश्चन, वाई क्रोमोसोम की खोज किसने की? इसमें मैंने आपको बताया बहुत सारे बायोलॉजिस्ट, बहुत सारे रिसर्चर के नाम आएंगे, तो आपको याद रखने, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वाई क्रोमोसोम, तो अभी हमने देखा सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं ह्यूमंस में, XX और XY। तो जब सेक्स क्रोमोसोम को मैकलंग ने ढूंढा, तो वाई क्रोमोसोम को भी किसने ढूंढा होगा? मैकलंग ने ही। ठीक है, मैकलंग, तो इन्होंने ही ढूंढा है वाई क्रोमोसोम को भी। आपको अगर पूछा जाए सेक्स क्रोमोसोम या फिर वाई क्रोमोसोम, तो आपको बताना है आंसर मैकलंग ने। 17th क्वेश्चन, क्रोमोसोम के किस भाग में क्रियाशील जीन पाए जाते हैं? तो क्रोमोसोम के किस भाग में क्रियाशील जीन पाए जाएंगे, वो हम ऑप्शन में देखते हैं। ए पूरी लंबाई में, बी क्रोमोमियर में, सी हेटेरोक्रोमेटिन में, या डी यूक्रोमेटिन में। तो किन में पाए जाते हैं? सबसे जो क्रियाशील जीन मतलब एक्टिव जीन होते हैं वो पाए जाते हैं, वो ऑप्शन डी यूक्रोमेटिन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्रियाशील जीन जो होते हैं क्रोमोसोम में वो किस में पाए जाएंगे? डी यूक्रोमेटिन में। ये भी आपको याद रखना है, क्रियाशील जीन, एक्टिव जीन जो होते हैं क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं, वो कहाँ उपस्थित होते हैं? यूक्रोमेटिन नामक भाग में। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिका के केंद्रक में न्यूक्लियस में पाया जाता है क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम में पाए जाते हैं डीएनए, और डीएनए के ही जो सीक्वेंस है उसे हम बोलते हैं जीन, और जीन क्रोमोसोम के फिर किस भाग में पाया जाएगा? तो यूक्रोमेटिन में। ये आपको पूरी बातें याद रखनी है। 11th क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों में किन पौधों को चुना था? ठीक है, तो हमने जब ये चैप्टर पढ़ा तो सिर्फ मेंडल की थ्योरीज ही हमने बहुत बार पढ़ी है, तो इसमें हमने देखा था कि उन्होंने कौन से पौधे थे जिसपे उन्होंने किया एक्सपेरिमेंट। तो ए मटर, बी चना, सी सेम, डी इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने मटर के पौधों पे अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उन्होंने मटर के पौधों को चुना। तो हमने जब एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको पढ़ाया तो सारी बातें बताई हैं कि मटर के पौधों को उन्होंने क्यों चुना, मटर का ही पौधा उन्होंने क्यों उपयोग किया, मटर के पौधे पे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हुए, उनके थ्रू कौन कौन से लॉज उन्होंने दिए। ये सारी चीजें प्लीज आके आप उन वीडियोस को एक बार चेकआउट कर ले ताकि आपको समझ में आए। तो मेंडल ने जब अपने प्रयोग किए वंशागति से रिलेटेड, हेरिडिटी से रिलेटेड, वो उन्होंने मटर के पौधों पे किए थे। ठीक है, 18th क्वेश्चन ए ऑप्शन। 19th क्वेश्चन, विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? तो विकास के आधार पर किसका जो शारीरिक विकास हुआ है, शारीरिक जो बनावट है वो सबसे उत्तम है, सबसे बेस्ट है? तो ए जीवाणु, बी मकड़ी, सी मछली, डी चिंपैंजी। तो ऑप्शन है डी चिंपैंजी। चिंपैंजियों का जो विकास हुआ है उसे माना जाता है कि इवोल्यूशन के आधार पर उनका शारीरिक अभिकल्प जो है सबसे बेस्ट है, सबसे उत्तम है। ठीक है, तो डी चिंपैंजी आंसर होगा। 20th क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन बौने पौधों को दर्शाता है? तो निम्न में से जो अलील्स हैं उनमें से कौन बौने पौधे को दर्शाएगा? तो हमने सेम मटर वाला जब मेंडल का एक्सपेरिमेंट देखा था तब हमने जाना था कि जो अलील्स होते हैं, एक होता है डोमिनेंट अलील, एक होता है जो मंद अलील होते हैं या रिसेसिव जीन इन्हें बोलते हैं। एक डोमिनेंट ट्रेट है, एक रिसेसिव ट्रेट है। तो डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट हो गए जिन्हें हम स्मॉल टी से दिखाते हैं, और डोमिनेंट ट्रेट हो गए जिन्हें हम जो कैपिटल टी है उनसे दिखाते हैं। तो जहां भी कैपिटल टी होगा तो ये डोमिनेंट ट्रेट है, और ये किस चीज को दर्शाता है? कैपिटल टी का मतलब होगा टॉल प्लांट्स, कैपिटल टी का मतलब टॉल प्लांट्स। ठीक है, और स्मॉल टी का मतलब स्मॉल ड्वार्फ प्लांट, स्मॉल प्लांट्स होंगे या फिर ड्वार्फ बौने प्लांट्स होंगे। ठीक है, तो कैपिटल टी जहां भी रहेगा, अगर डोमिनेंट ट्रेट आ गया, कैपिटल टी आ गया, यहां हम देख सकते हैं इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में दोनों कैपिटल टी है। ठीक है, अलील्स को हमेशा जोड़े में दिखाया जाता है, और उन जोड़ों में एक भी अगर डोमिनेंट ट्रेट वाला टी आ गया तो पौधे कैसे होंगे? लंबे होंगे। यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? बौने पौधे, छोटे पौधे होने चाहिए। कौन से ऑप्शन में से छोटा पौधा होगा? तो ऑप्शन में हम देख सकते हैं तीनों में, तीन ऑप्शन में हमारे पास डोमिनेंट वाले टी है, इसका मतलब वो तीनों पौधे लंबे हैं। ये जो स्मॉल टी हमें दिख रहा है, स्मॉल टी का ये जोड़ा टी टी स्मॉल टी, ये जो पौधा होगा वो क्या होगा? बौना होगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया तो प्लीज आके वो एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखें ताकि आपको ये चैप्टर या टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए, और एग्जाम में अगर इस चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप उसे डील कर सको, मार्क्स अच्छे स्कोर कर सको। ठीक है, तो बौने पौधे जो होंगे वो किससे होंगे? ऑप्शन सी से, टी टी अगर अलील
गैस रहा पौधे में तो बौना पौधा होगा। ठीक है, 20th क्वेश्चन ये हो गया। 21st, क्रोमोसोम के 4 प्रकारों का वर्गीकरण किसके आधार पर होता है? क्रोमोसोम के 4 प्रकारों का वर्गीकरण किसके आधार पर होता है? ए टेलोमियर, बी सेंट्रोमियर, सी क्रोमोमियर या फिर डी सेंट्रोसोम। तो क्रोमोसोम में जो 4 वर्गीकरण होते हैं वो किसके आधार पर होते हैं? वो सेंट्रोमियर के आधार पर होते हैं। किनके आधार पर? सेंट्रोमियर। ठीक है, बी सेंट्रोमियर हमारा ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन, मनुष्य में ए एक्सो गुणसूत्र रहने पर क्या होगा? मनुष्य में अगर ए एक्सो गुणसूत्र हो, ऐसे मनुष्य में क्या गुणसूत्र है? एक्स वाई या फिर एक्स एक्स। लेकिन अगर मनुष्यों में ए एक्सो नाम के क्रोमोसोम आ जाए तो असामान्य नर पैदा होंगे। ठीक है, असामान्य नर पैदा होंगे ए एक्सो क्रोमोसोम अगर रहा तो ये ऑप्शन आपको याद रखना है, आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने इतनी सारी चीजें क्लास 10th में नहीं पढ़ी, आपको ये सारी चीजें रटनी ही पड़ेंगी। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd, मनुष्य में AAXXY गुणसूत्र पाए जाने पर कौन सा लक्षण उत्पन्न होता है? अगर मनुष्यों में ये गुणसूत्र आ जाए तो कौन सा लक्षण देगा? गुणसूत्र क्या करते हैं? गुणसूत्रों क्रोमोसोम में लक्षणों का क्या होता है? जो डीएनए और जीन पाए जाते हैं वही लक्षणों को डोटे। डीएनए में सारा इंफॉर्मेशन, जीन क्या है? लक्षण के लिए उत्तरदायी है। जीन में जीन के स्थानांतरण से लक्षणों का स्थानांतरण होता है। तो AAXXY गुणसूत्र अगर हुआ तो कौन सा लक्षण होगा? टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, कुसिंग सिंड्रोम या डी डाउन? तो क्लाइनफेल्टर नामक सिंड्रोम आपको देखने को मिलेगा किसमें? जब AAXXY गुणसूत्र आ जाते हैं किसी ह्यूमंस में तो। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 24th क्वेश्चन, इनमें किसने सर्वप्रथम विकासवाद का सिद्धांत दिया? विकासवाद का सिद्धांत सर्वप्रथम सबसे पहले किसने दिया? तो विकास, इवोल्यूशन से रिलेटेड जो भी सिद्धांत दिए उनमें से सबसे पहले किसका सिद्धांत आया? तो हम चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत पढ़ते हैं या फिर लमार्क का सिद्धांत पढ़ते हैं? विकासवाद का जब सिद्धांत पढ़ते तो लमार्क ने कौन सा सिद्धांत दिया था? यूज एंड मिसयूज का सिद्धांत दिया था, या फिर उन्होंने बोला था जो लक्षण डोमिनेंट होंगे वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम उन्होंने लमार्क ने ही विकासवाद का सिद्धांत दिया था। डार्विन, वेलेस, हिकेल में से किसने दिया? लमार्क ने दिया। ये ऑप्शन, ये तीनों क्या है? इनकरेक्ट है। ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है 24th क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन, विकास का कच्चा माल किसे माना जाता है? विकास का कच्चा माल, विकास जो हो रहे हैं उनमें जो मेन बेस है, मेन रीजन भी आप बोल सकते हैं, वो क्या है? ए विभिन्नताओं, वेरिएशन को, विविधता को, बी उत्परिवर्तन को, सी पुनर्विन्यास को, डी पारगमन को। तो म्यूटेशन, उत्परिवर्तन को माना जाता है क्या? विकास का कच्चा माल। ठीक है, विकास का कच्चा माल म्यूटेशन या फिर उत्परिवर्तन को माना जाता है। 26th क्वेश्चन, मनुष्य का सबसे पुराना पूर्वज कौन है? मनुष्य का सबसे पुराना पूर्वज ए रामापिथेकस, बी ऑस्ट्रेलोपिथेकस, सी होमो इरेक्टस, डी होमोसेपियंस। तो सबसे पुराना जो पूर्वज है वो अभी न्यू मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग ए रामापिथेकस को माना जाता है। ठीक है, होमोसेपियंस तो अभी वाले जो मनुष्य हैं वो है, होमो इरेक्टस बीच में कहीं आते हैं। सबसे पहले कौन थे? रामापिथेकस थे, जिन्हें मनुष्य का सबसे पुराना जो पूर्वज है वो माना जाता है। 27th क्वेश्चन, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? ए स्पेंसर ने, बी वेलेस ने, सी डार्विन ने या डी हिकेल ने? तो हिकेल ने क्या किया था? पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था। ठीक है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत हिकेल के द्वारा दिया गया है। 28th क्वेश्चन, लमार्क के सिद्धांत को क्या कहते हैं? अभी हमने पढ़ा था विकासवाद का सर्वप्रथम सिद्धांत किसने दिया था? लमार्क ने दिया था। और लमार्क का सिद्धांत क्या कहलाता है? ए पुनरावृत्ति का सिद्धांत अभी हमने देखा वो किसने दिया था? हिकेल ने दिया था। तो ये लमार्क वाले में नहीं होगा, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? इनकरेक्ट। बी हस्तगत परंपराओं की अनुवांशिकता, सी प्राकृतिक चयन, डी सर्वानुकूलन की जीवन सतता। तो बी हस्तगत परंपराओं की अनुवांशिकता, अनुवांशिकता में जो लक्षणों का हस्तांतरण होता है पिता से माता से संतति तक, उनका उनसे रिलेटेड उन्होंने एक सिद्धांत अपना दिया था, उसे उन्होंने बोला हस्तगत परंपराओं की अनुवांशिकता। जो भी लक्षण बेस्ट होंगे वो क्या होंगे? हस्तांतरित होंगे संततियों तक। ठीक है, ये उन्होंने बताया था। तो हस्तगत परंपराओं की अनुवांशिकता उन्होंने बोली लमार्क ने अपने सिद्धांत को। तो लमार्क के सिद्धांत का नाम है ऑप्शन बी, हस्तगत परंपराओं की अनुवांशिकता। 29th क्वेश्चन हमारा पक्षी और तितली के पंख है। पक्षी और तितली के पंख जो है वो क्या? अभी हमने पहले कुछ क्वेश्चन से देखा था, एक सिमिलर क्वेश्चन आया था जिसमें हमने देखा मनुष्य, बिल्ली और जो बैट है,
चमगादड़, उनके जो अंग थे, उनके जो हस्त थे, ठीक है, या फिर पाद उन्हें बोलते हैं, वो सिमिलर थे, बनावट उनकी सिमिलर थी, काम डिफरेंट था, तब हमने उन्हें बोला समजात अंग। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है पक्षी और तितली के पंख, तो पंख से ये दोनों उड़ने का काम करते हैं, पक्षी भी और तितली भी, लेकिन उनका बनावट क्या है, डिफरेंट है। पक्षी की क्या, पक्षियों में बोन्स पाया जाता है, हड्डियां पाई जाती है, तितली में वो नहीं होता है, पर दोनों जो पंख के स्ट्रक्चर उनके हैं वो स्ट्रक्चर डिफरेंट है, पर उड़ते हैं, वो काम सेम लिया जाता है, तो उन्हें कौन सा अंग बोलेंगे, ए समजात अंग, बी असमजात अंग, सी अवशेषी अंग, या डी इनमें से कोई नहीं, तो बी असमजात अंग है ये, ठीक है, ये असमजात अंग है। समजात अंग हो गया था मनुष्य, बिल्ली और चमगादड़ वाला, लेकिन ये असमजात अंग है, इनका क्या है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, काम सेम है। उनमें क्या था, स्ट्रक्चर सेम था, काम डिफरेंट था, ठीक है। तो 29th बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट है। 30th क्वेश्चन है हमारा, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है, अफ्रीकी मानव के सबसे निकट संबंधी कौन माने जाते हैं, ए चिंपैंजी को, बी गोरिल्ला को, सी बंदर को, या डी गिलहरी को। तो चिंपैंजी को, चिंपैंजी को क्या किया जाता है, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी बताया जाता है, और अफ्रीका में ही क्या हुआ था, सर्वप्रथम मानव आए थे, ठीक है, मानवों का उद्भव स्थान अफ्रीका माना जाता है, और वो जो अफ्रीकन मानव थे वो सबसे क्लोज किसके हैं, चिंपैंजी के, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे पब्लिकेशन के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी रिलेटेड क्वेरी हो, या कोई भी इश्यू हो, तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब बात कर लेते हैं हमारे पब्लिकेशन की। तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं जो 2026 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में अपियर करने जा रहे हैं, तो उनके लिए हम लेके आए हैं ढेर सारी किताबें जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिहाज से, अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिहाज से आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत की किताबें अवेलेबल है हमारे पास, और साथ ही साथ सोशल साइंस की सीरीज की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की बुक, और साथ ही साथ हम आपके लिए लेके आए क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये किताबें हैं जो क्वेश्चन बैंक है। 3 तरह के क्वेश्चन बैंक हमारे पास अवेलेबल है, पहले में चैप्टर और टॉपिक वाइज आपको दिए गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और 2 ये जो बुक्स हैं जिसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में हमारे पास क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको चैप्टर और टॉपिक वाइज ना देकर ईयर वाइज दिए गए। तो 3 तरह के क्वेश्चन बैंक है, जो भी आपको सही लगे वो आप ले सकते हैं। आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो इंग्लिश मीडियम वाला क्वेश्चन बैंक आप परचेस कर सकते हैं। फिर ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की एक बुक है जिसमें लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव के हैं वो एक जगह कंपाइल किए गए, हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के, हर टॉपिक के जो जितने भी पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये किताब भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, तो ये भी आप परचेस कर सकते हो। क्लास 9th के अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आप क्लास 9th के स्टूडेंट्स को जानते हो तो प्लीज उनके साथ शेयर करें, उनके लिए भी हमारे पास हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत की किताबें अवेलेबल हैं, और क्लास 11th और 12th के लिए भी हमारे पास हिंदी, इंग्लिश की किताबें अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये किताबें आप परचेस कहाँ से करोगे, तो ऑनलाइन भी आप परचेस कर सकते हो, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे घर तक आपकी किताबें पहुंचा दी जाएंगी, या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को भी आप विजिट करके किताबें परचेस कर सकते हैं जो है roshnipublication.com। इन सभी प्रोडक्ट्स की लिंक या फिर हमारे वेबसाइट की लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, किताबें आपको बैठे बैठे घर तक पहुंचा दी जाएंगी। और अगर आपको अपने नजदीकी बुक स्टोर से भी किताबें लेनी है तो होपफुली वहां भी ये सारी किताबें अवेलेबल होंगी। और आप बोल सकते हैं कि रोशनी पब्लिकेशन के कैप्टन सीरीज की हमें किताबें चाहिए, तो ये सारी किताबें वहां पे होपफुली अवेलेबल मिलेंगी। लास्टली हम बात कर लेते हैं हमारे व्यूअर्स की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को करें लाइक, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, और इस वीडियो को कर दे शेयर अपने फ्रेंड के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल का बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में जो वीडियोस अपलोड होती रहे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, कोई भी क्लास मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग अस सो मच सपोर्ट। 3 के हमारे फॉलोवर्स पूरे हो गए, उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।